हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं समरूपता। बिल्कुल सरल सा टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें इनकी प्रमेय जो है वो ध्यान से पढ़नी होगी। अगर आपको प्रमेय समझ में आ गई तो आप समरूपता के टोटल क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं समरूपता किसे कहते हैं। तो समरूप का संधि विच्छेद करें तो आएगा सम प्लस रूप। सम का मतलब होता है समान और रूप का मतलब होता है आकार या आकृति। तो ऐसी आकृति जो कैसी दिखती हो, समान दिखती हो, उन आकृति को क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। इसका और एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे दो त्रिभुज ले लिए ए बी सी और पी क्यू आर। इस त्रिभुज की भुजाएं कितने की है? 3-3 की। इस त्रिभुज की भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालें, यानी कि ए बी बटा पी क्यू निकालें, बी सी बटा क्यू आर ज्ञात करें और ए सी बटा पी आर ज्ञात करें। तो यहाँ देखो इन भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। ए बी 3 है और पी क्यू कितनी है? 2 है। तो इन विशेष भुजाओं का अनुपात भी 3/2 आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये भुजाएं किस अनुपात में? एक समान अनुपात में है। साथ ही साथ अगर अपन इनके संगत कोण भी देखें तो ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों आकृतियां क्या कहलाएगी? समरूप आकृतियां कहलाएगी। तो समरूप आकृति वह आकृति होती है जिसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है तथा संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। समरूप कहलाता है यदि संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती हो तथा संगत कोण कैसे हो? बराबर हो। आपके पास जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो सब के सब कैसे होंगे? समरूप होंगे। जितने भी वर्ग हैं वो भी सब के सब कैसे होंगे? समरूप होंगे। और जितने भी वर्त हैं वो भी सब कैसे होंगे? समरूप आकृतियों के उदाहरण है। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग से समरूप होता है, प्रत्येक वृत्त भी दूसरे वृत्त से समरूप होता है। समरूप आकृति का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अपनी इसकी कुछ प्रमेय है वो प्रमेय करते हैं। पहली प्रमेय है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। सबसे पहले देखते हैं प्रमेय 11.1 जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यह इसका उपनाम है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय समझने के लिए अपन पहले थोड़ा सा इसके जो प्रमेय में काम आने वाली बात है वो देखते हैं। जैसे आपके पास ये कोई त्रिभुज है या ये कोई चतुर्भुज है। इस त्रिभुज में ये वाला आधार और ये वाला लंब लेकर एक बच्चे ने इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो उसका क्षेत्रफल आया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दूसरे बच्चे ने ये आधार ले लिया और ये ऊंचाई ली तो उसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तीसरे बच्चे ने ये आधार चुना और ऊंचाई चुनी ये वाली इस आधार के साथ। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार ए बी और ऊंचाई क्या हो जाएगी? सी एफ। अब 3 क्षेत्रफल आ गए एक ही आकृति के। अगर आपको पूछा जाए इन तीनों क्षेत्रफलों में से ज्यादा क्षेत्रफल कौन सा है तो आपका जवाब होना चाहिए कि तीनों क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि तीनों क्षेत्र एक ही आकृति के हैं। उनके चाहे आधार कोई से भी लो और ऊंचाई उनके संगत कोई सी भी लो, तो एक ही आकृति के आधार और ऊंचाई बदलने पर उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही ये कोई चतुर्भुज है या एक वर्गाकार या चतुर्भुजाकार कोई खेत है, इसकी जुताई करनी है, चाहे आप इसको ऐसे जोत लो या इसकी जुताई आप ऐसे कर लो या इसकी जुताई ऐसे विकर्णवाई कर लो,
इस खेत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही आकृति है। उसी आकृति के चाहे आप कैसे भी क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल हमेशा कैसा रहेगा, जैसे आपने फर्स्ट टाइम ऐसे क्षेत्रफल ज्ञात किया इसका, तो वही क्षेत्रफल रहने वाला है। एक ही आकृति के आधार और ऊंचाई बदलने से उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होने वाला। दूसरा अपन को आवश्यकता पड़ेगी, जैसे ये कोई एक सरल रेखा है और ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से इस सरल रेखा पे लंब डालना है, तो आपने ये लंब डाल दिया। अब आपको कोई कहे कि इसी बिंदु से इस सरल रेखा पे एक और लंब डालो, तो आप क्या एक लंब और डाल सकते हो? तो क्या ये लंब होगा? नहीं, ये लंब नहीं होगा। ये आधार, ये लंब, तो ये कौन सी भुजा हुई? कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो एक बिंदु से एक रेखा पर एक ही लंब का निर्माण किया जा सकता है, एक बिंदु से एक रेखा पर दूसरा लंब नहीं डाला जा सकता। अब देखते हैं इसकी प्रमेय। प्रमेय का कथन क्या है? पहले कथन समझिए। कथन है कि एक त्रिभुज है ABC, जिसकी BC के समांतर कोई रेखाखंड खींचा गया DE। ये DE रेखाखंड AB और AC को क्रम से D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध कीजिए कि वो एक ही अनुपात में या समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी DE रेखाखंड त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में या एक समान अनुपात में विभाजित करता है। यह आपको सिद्ध करना है। तो त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यह आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो क्या दे रखा है अपन को? इस प्रमेय में अपन को दे रखा है जो DE है वो समांतर होगी किसके? BC के। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? समान अनुपात में सिद्ध करना भुजाओं को, यानी कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। AD बटा BD बराबर AE बटा EC। अब बात करते हैं अपन रचना की। अगला पॉइंट अपना क्या है? रचना। अगर किसी क्वेश्चन में या प्रमेय में रचना हो रही है तो उसको पॉइंट लगा के लिखेंगे कि रचना, और इसमें रचना क्या होगी? D बिंदु से AC पर लंब डालो, तो ये D बिंदु पर AC पर लंब डाल दिया D बिंदु से, और E बिंदु से भी AB पर लंब डालना है। तो दो लंबों का निर्माण किया आपने, इनको भी नाम देते हैं M और N। अब देखिएगा, अभी आपको बताया कि ये कोई आकृति है जिसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। ये आधार और ये ऊंचाई लेकर आपने इसका क्षेत्रफल निकाला, और एक बार ये आधार और ये ऊंचाई लेकर क्षेत्रफल निकाला। दोनों क्षेत्रफलों में से ज्यादा क्षेत्रफल किसका होगा? फर्स्ट टाइम AE को आधार लेके निकाला वो, या सेकंड टाइम आपने AD को आधार लेके निकाला वो। तो आपका आंसर होगा दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल ADE त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है, चाहे आप AD आधार लो चाहे आप AE आधार लो। तो देखो रचना में क्या आएगा? DM लंब AC व EN लंब AB का निर्माण किया। रही बात अब इसकी उत्पत्ति की, तो देखिएगा इसका प्रूफ। एक ही आकृति, और ये आकृति कौन सी है? यहाँ त्रिभुज। तो एक ही त्रिभुज के आधार और ऊंचाई बदलने से क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी लाइन का अपन उपयोग करके लिखते हैं, एक ही आकृति, एक ही आकृति का नाम है यहाँ त्रिभुज के आधार एवं ऊंचाई बदलने पर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कौन कौन से त्रिभुज लिए? ADE त्रिभुज में
एडीई त्रिभुज में एडी आधार लेते हो तो लिखेंगे एरिया ऑफ एडीई, और अगर आप एई आधार लेते हो तो त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एईडी। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। एडीई त्रिभुज कब लिखा, जब आपने एडी आधार और ईएन ऊंचाई ली, और एईडी कब लिखा, जब आपने एई आधार और डीएम ऊंचाई ली। समीकरण नंबर 1। सेकंड, ये कोई एक चतुर्भुज रह गया है शेष भाग में, और चतुर्भुज का नाम क्या होगा इसका, समलंब चतुर्भुज। क्यों होगा, क्योंकि देखो इसकी ये भुजा और ये भुजा कैसी है, समांतर है। और पर जानते हैं यदि किसी चतुर्भुज का एक भुजा युग्म समांतर हो, एक भुजा युग्म मतलब भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ये समलंब चतुर्भुज है, इसके दो विकर्ण डालते हैं अपन, दोनों विकर्ण खींच लिए। तो देखो एक क्षेत्र तो ये वाला आया अपने पास इस भुजा के साथ में, और इस भुजा के साथ में कौन सा क्षेत्र आया त्रिभुज का, ये वाला। तो आपने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ी है, अगर आपको याद हो तो, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो एक ही आधार कौन सा लिया आपने, डीई, और एक ही समांतर रेखा कौन सी, डीई समांतर बीसी के मध्य कौन कौन से त्रिभुज बने हुए हैं, ये वाला त्रिभुज भी देखो इसी आधार पर बना हुआ है, और ये वाला त्रिभुज भी इसी आधार पर बना हुआ है। तो अपन लिख सकते हैं एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुज कैसे होंगे, क्षेत्रफल में बराबर होंगे। तो लिखेंगे एक ही आधार, कौन सा नाम लिखो, डीई, तथा एक ही समांतर रेखा, कौन कौन सी है, डीई समांतर बीसी के मध्य बने त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होंगे। यानी कौन कौन से क्षेत्र बराबर होंगे आपके पास, एरिया ऑफ बीडीई और दूसरा एरिया ऑफ सीईडी। तो लिखेंगे यहां एरिया ऑफ बीडीई बराबर एरिया ऑफ सीईडी। समीकरण नंबर 2। अगर आपको ये दोनों समीकरण निकालने में कोई समस्या नहीं है, इन दोनों लाइनों से आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपने ये दोनों समीकरण निकाल लिए तो मान के चलो आपकी ये प्रमेय हल हो गई। अभी इसमें क्या करना है आपको, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि आपको भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो इस क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे, और इस क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं, समी 1 में समी 2 का भाग लगाने पर, समी 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ एडीई बटा बीडीई, एरिया ऑफ बीडीई, एलएचएस भाग एलएचएस करेंगे और आरएचएस में आरएचएस का भाग लगाएंगे। बराबर है, बराबर के सेकंड पक्ष का भाग लगाते हैं, एरिया ऑफ एईडी बटा एरिया ऑफ सीईडी। अब देखो एरिया यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो लिखेंगे 1/2, एडीई का आधार क्या हो जाएगा, एडी, और ऊंचाई क्या होगी इस भुजा की, ईएन या एनई बटा 1/2। इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, बीडी आधार लेते हैं, तो बीडी इंटू, अब इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी जो ये ऊंचाई है, क्योंकि आपने ये लंब कहां डाला था, ए बी पर। तो जो ऊंचाई एडी की थी वही ऊंचाई किसकी होगी, बीडी की होगी। तो ऊंचाई क्या होगी इसकी, ई है, बराबर, इसमें लिखते हैं 1/2, एईडी का क्षेत्रफल निकालते हैं, एईडी का क्षेत्रफल, तो आधार ले लिया आपने एई, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, डीएफ बटा 1/2, इसका आधार क्या ले गए,
इसका आधार लेंगे सीई या ईसी, ईसी, और ऊंचाई क्या हो गई इसकी, वो डीएफ। इसको सरल करते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, BD से DM से DM कैंसिल। क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया AD बटा BD बराबर AE बटा EC। और यही आपको सिद्ध करना था। तो देखिएगा, एक भुजा समांतर दे रखी थी और वो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रमेय जो इसका विलोम है, वो भी बिल्कुल सरल सी प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। यानी जो इसमें सिद्ध किया है वो उसमें दे रखा है, और जो इसमें दे रखा था वो उसमें सिद्ध करना है। इसमें समांतर दे रखी थी, समानुपाती सिद्ध करी। आधारभूत प्रमेय के विलोम में समानुपाती दे रखा है और समांतर सिद्ध करना है। तो इसने बताया कि एक त्रिभुज ABC कि AB और AC को विभाजित, एक रेखा DE AB और AC को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब क्या दिया है आपको, एक समान अनुपात में विभाजित करती है DE रेखा, यानी कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC, ये दे रखा है। और आपको ये पूछा तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी, तो ये तीसरी भुजा के समांतर सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है DE समांतर BC। क्या सिद्ध करना है आपको, DE समांतर BC सिद्ध करना है। अब रही बात इसकी रचना की, रचना तो रचना इसकी इस प्रकार से करते हैं, डी बिंदु से कोई EF रेखा खींचते हैं जो BC के समांतर है। क्या रचना की आपने, आपने रचना की DF समांतर BC की, DF समांतर BC का निर्माण किया आपने। DF समांतर BC का निर्माण कर लिया, तो देखो ये भुजा है वो इसके समांतर है, तो इसको कुछ सेकंड के लिए अपन भूल जाते हैं और इसको हल करते हैं आधारभूत प्रमेय से। तो देखिएगा इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या है, DF है वो समांतर है किसके, BC के, तो आधारभूत प्रमेय लगाएंगे, DF समांतर है किसके, BC के, तो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड है, तो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में यानी बराबर अनुपात में विभाजित करेगा। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ABC में DF समांतर BC है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या लिखेंगे, AD बटा BD बराबर AF बटा FC, AD बटा BD बराबर AF बटा FC, ये लिखा। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1 ना। पुनः त्रिभुज ABC में दिया है, या जबकि त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है, AD बटा BD बराबर AE बटा EC, समीकरण नंबर 2। यानी कि यहाँ E बिंदु, AE बटा EC और AD बटा BD ये आपको दिया हुआ है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं AD बटा BD इसमें भी है और AD बटा BD सेकंड समीकरण में भी है। तो जो समान भाग है उनको अपन छोड़ देंगे और जो असमान भाग दिख रहे हैं उन दोनों को लिखेंगे। तो क्या आया, AF बटा FC बराबर AE बटा EC। अब आपके पास इसी भुजा, इसी एक भुजा के टुकड़े आ रहे हैं, AE बटा EC, AF बटा FC। आपको इनको सरल करना है, तो कैसे सरल करेंगे और क्या करना है आपको, आपको सिद्ध करना है कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है।
तो और ये भुजा समांतर आपने माना है, तो ई और एफ अगर एक जगह सिद्ध कर दे, यानी समपाती सिद्ध कर दे कि ई और एफ समपाती है, एक ही बिंदु पर है ई और एफ, तो डी एफ समांतर है बीसी के, तो डीई भी समांतर हो जाएगी किसके, बीसी के। और ये सिद्ध कब होगा, जब अपन ये सिद्ध कर दें कि एई की लंबाई और एएफ की लंबाई बराबर है। यानी कि आपको देखो एएफ की लंबाई यहाँ ज्यादा दिख रही है और यहाँ एई की लंबाई कम दिख रही है, मगर अपन सिद्ध कर दें कि एई बराबर एएफ है, तो ई और एफ समपाती हो जाएगा, और ये समपाती होते ही ये दोनों समांतर हो जाएगी। या फिर अपन इधर से सिद्ध करें तो सीई और सीएफ को बराबर सिद्ध कर दें। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ है इसके दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे। तो क्या है समीकरण नंबर 3, एएफ बटा एफसी बराबर एई बटा ईसी, एएफ बटा एफसी बराबर एई बटा ईसी। लिखेंगे समीकरण के दोनों, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर समी 3 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ो, तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं +1 और इसमें भी +1, इसको सरल करते हैं। तो सरल करो, क्या आया, ए एफ प्लस एफ सी बटा एफ सी, और यहां सरल किया तो क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी बटा में ई सी। ए एफ में एफ सी जोड़ो, ए एफ में एफ सी जोड़ो तो कौन सी भुजा आ गई, ए एफ प्लस एफ सी, तो कौन सी भुजा आई, ए सी बटे में क्या है, एफ सी। इधर ए ई में ई सी जोड़ो, ए ई और आगे ई सी, तो कौन सी भुजा आ जाएगी, ए सी बटे में ई सी। ए सी से ए सी कैंसिल, दोनों पक्षों में सेम है, तो दोनों भाग कट गए, ए सी कैंसिल हो गया किससे, ए सी से। तो क्या बच गया आपके पास, 1 बटा एफ सी, और इधर से क्या गया, 1 बटा ई सी। ई सी का पक्षांतर कर लो, इधर एफ सी का पक्षांतर कर दो, तो क्या आ गया, ई सी बराबर एफ सी। ये लो, ई सी यहां से यहां तक की दूरी और एफ सी यहां से यहां तक की दूरी कैसी है, बराबर है। ये दूरी और ये दूरी कैसी आ रही है, बराबर। इन दोनों भुजाओं के मान कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और ये कब संभव है, देखो सी तो एक जगह है दोनों में, तो सी से प्रारंभ हो रहा है, सी से एफ तक की, सी से ई तक की दूरी बराबर आ रही है, इसका मतलब ई और एफ समपाती है। तो यहां से इसको समीकरण नंबर 4 देंगे, लिखेंगे समी 4 से स्पष्ट होता है कि ई व एफ समपाती है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध हुआ डी एफ समांतर बी सी है, तो डीई समांतर बीसी होगी, डीई समांतर क्या होगी, बीसी होगी। यही आपको सिद्ध करना था। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं अपन। ये कोई त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है और एओ बीओ और सीओ, ये कोई ओ बिंदु है, एओ बीओ और सीओ पर क्रमशः एल एम और एन बिंदु है। और आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है एल एम समांतर किसके, ए बी के, व एम एन समांतर है बी सी के। तो सिद्ध कीजिए, तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए एल एन समांतर ए सी, एल एन समांतर ए सी, ये भाग आपको सिद्ध करना है। देखिएगा इसकी उत्पत्ति, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज लेते हैं ए ओ बी, त्रिभुज लिया आपने, ए ओ बी में क्या दिया हुआ है,
एल एम समांतर ए बी दिया हुआ है, एल एम समांतर ए बी दिया हुआ है, तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे यहाँ? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, क्योंकि समांतर है तो शेष दोनों रेखाखंड समानुपाती होंगे, और दो रेखाखंड समानुपाती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगा, जो रेखाखंड उनको भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है वो। तो एल एम समांतर ए बी दे रखा है, तो कौन सी प्रमेय लगा देंगे? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लगाओ प्रमेय इस त्रिभुज में। ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो क्या आएगा? ए एल बटा एल ओ और बी एम बटा एम ओ, ए एल बटा एल ओ बराबर बी एम बटा एम ओ, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जिस प्रकार से आपने एओबी त्रिभुज लिया है, इसी प्रकार आप त्रिभुज बीओसी ले दो। कौन सा त्रिभुज ले? पुनः त्रिभुज बीओसी में क्या दे रखा है? एम एन समांतर बीसी, तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे? वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाओ तो क्या आएगा? बी एम बटा एम ओ और सी एन बटा एन ओ, बी एम बटा एम ओ सी एन बटा एन ओ, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, बी एम बटा एम ओ यहाँ भी है, बी एम बटा एम ओ यहाँ भी है, दोनों एक समान भाग है, तो इनको छोड़कर शेष भाग लिख लेंगे, तो क्या आया? ए एल बटा एल ओ और सी एन बटा एन ओ, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 क्या है? ए एल बटा एल ओ और सी एन बटा एन ओ किस त्रिभुज में आ गए? अपन ए ओ सी त्रिभुज में आ गए। ए ओ सी त्रिभुज में ये रेखाखंड एल एन है, वो क्या कर रहा है? इस त्रिभुज की दो भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आधारभूत प्रमेय का विलोम लग रहा है। क्यों? क्योंकि समान अनुपात में है तो वो रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगा, और त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर रेखाखंड खींचा गया है तो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखो यहाँ समानुपाती आ रही है भुजाएं, तो तीसरा रेखाखंड कैसा होगा? समांतर होगा। तो समी 3 में आधारभूत प्रमेय के विलोम से, आधारभूत प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? एल एन समांतर एसी, इतनी सिद्ध। यही क्या करना था आपको? सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी कोई एक त्रिभुज है जिसकी ए बी और ए सी पर स्थित कोई दो बिंदु डी और ई है, जिसमें आपको बता रखा है कि क्या दिया है, जिसमें दिया है बी डी बराबर सी ई है। बी डी यहां से यहां तक की ये दूरी और यहां से यहां तक की ये दूरी कैसी है? बराबर है। और क्या दे रखा है? वह कोण बी बराबर कोण सी है। तो सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है डीई समांतर बीसी, यानी डी को ई से मिला दें तो ये दोनों कैसी होगी? समांतर होगी। ये आपको इसमें सिद्ध करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसकी उत्पत्ति देखते हैं। कोण सी बी और सी कैसे बता रखे हैं? बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी, तो आप लोग जानते हो बराबर भुजाओं के समूह कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। या इसका विलोम बराबर कोणों के सम्मुख भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। तो सी की सम्मुख भुजा तो कौन सी आ गई? ए बी, और बी की सम्मुख भुजा कौन सी आ गई? ए सी। तो अपन लिखेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती
है। बराबर कोणों की समूह भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। तो कोण सी की समूह भुजा तो कौन सी हो गई? ए बी। और कोण बी की समूह भुजा कौन सी हो गई? ए सी। समीकरण नंबर 1। जबकि आपको दिया है, जबकि बी डी बराबर सीई, जबकि दिया है, क्या दे रखा है? बी डी बराबर सीई, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2 नाम। समीकरण 1 में से 2 को गठा दो, तो गठाते हैं ए बी माइनस बी डी बराबर ए सी माइनस सी। ए बी में से बी डी घटाओ, ए बी यहां से यहां तक की भुजा है, इसमें से ये बी डी घटा देंगे तो कौन सी भुजा बच गई? ए डी। और ए सी में से सीई घटा दो तो कौन सी बच जाएगी? ए ई। इसको देते हैं समीकरण नंबर 3 नाम। समी 1 में से क्या किया था आपने? समी 2 को गठाया था। तो देखो समीकरण 3 आ गया आपके पास गठाने पर। अब आपको क्या चाहिए? इस भुजा को समांतर सिद्ध करना है इसके। तो ये दो शेष भुजाएं कैसी आनी चाहिए? समान अनुपात में। तो एडी बटा बीडी ए बटा ई सी आना चाहिए। देखो एडी ए ई, एडी ए ई है। दूसरे समीकरण में देखो बीडी सी ई, बीडी और सी ई है। तो क्या करें अपन? ऐसा प्राप्त कर, एडी बटा बीडी प्राप्त करने के लिए एडी में बीडी वाले समीकरण का भाग लगा दो। एडी वाले समीकरण में बीडी वाले समीकरण का भाग लगाएंगे, यानी समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर समी 3 में समी 2 का भाग लगाने पर लगाइएगा। एडी में बीडी का भाग लगाया तो क्या आ जाएगा? एडी बटा बीडी बराबर का चिन्ह आगे, और ए में इसी का भाग लगाओ, ए बटा इसी। और देखो ये क्या आ गया? इन दोनों भुजाओं के अनुपात, और दोनों अनुपात कैसे हैं? बराबर। तो आधारभूत प्रमेय का क्या लगेगा? विलोम। भुजाएं समानुपाती है तो वो तीसरे रेखाखंड के समांतर है, और वो तीसरे रेखाखंड के समांतर है तो शेष दो भुजाएं समानुपाती है। तो अपने पास क्या आई? समानुपाती। तो तीसरे रेखाखंड की कैसी हो जाएगी? समांतर। तो लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या आ जाएगा? डीई समांतर बीसी। इतनी सिद्ध। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कोई त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें बता रखा है डीई है वो समांतर है बीसी के, और सी डी के समांतर कोई ई एफ रेखाखंड दे रखा है। तो आपको सिद्ध क्या करना है इसमें? ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी गुणा ए एफ। क्या दे रखा है? डीई समांतर बीसी दे रखा है, वह सी डी समांतर ई एफ। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है अपन को यहां ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी गुणा ए एफ। अब रही बात इसकी उत्पत्ति की। इसकी उत्पत्ति बड़ी आसान है। देखो डीई समांतर बीसी है, ये रही डीई और ये रही बीसी। इसको कुछ सेकंड के लिए अपन हटा देते हैं। इसमें आधारभूत प्रमेय लगाओ। जैसे अभी आपने एक प्रमेय और 2 क्वेश्चन कर लिए, अब ये तीसरा क्वेश्चन है आधारभूत प्रमेय का। तो लेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है? डीई समांतर बीसी। तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या आ जाएगा? एडी बटा बीडी बराबर ए बटा ईसी। समीकरण नंबर 1। दूसरी कौन सी भुजा दे रखी है आपको? सी डी, जो किसके समांतर है? ई एफ के। ये रही सी डी किसके समांतर है? ई एफ के। यानी त्रिभुज कौन सा आया? ये वाला। ये वाला त्रिभुज लिया आपने। इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं कैसी है? समांतर। तो इसको कुछ सेकंड के लिए हटा देते हैं।
त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं अपन, एडीसी में। एडीसी में क्या दे रखा है, ईएफ समांतर क्या दे रखा आपको, सीडी। एएफ समांतर सीडी हो तो आधारभूत प्रमेय से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या आ जाएगा, ए एफ बटा एफ डी ए ई बटा ईसी। ए एफ बटा एफ डी बराबर ए ई बटा ईसी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की 2 की तुलना करो। ए ई बटा ईसी पहले समीकरण में भी है और ए ई बटा ईसी दूसरे समीकरण में भी है। एक समान भाग है तो तुलना करेंगे तो समान भाग हट जाएंगे और असमान भागों को लिख देंगे। तो लिखते हैं समान भाग कौन सा बच गया, ए डी बटा बी डी, और दूसरे में क्या बच गया, ए बटा एफ डी। ए बटा एफ डी। अब जो सिद्ध करना था वो तो आया नहीं, क्योंकि अपन को सिद्ध क्या करना था, ए डी का स्क्वायर और ए बी। तो देखो ए बी कहां से कहां तक की भुजा है, यहां से यहां तक की भुजा, यानी त्रिभुज की पूरी भुजा आ रही है। जबकि अपने पास यहाँ देखो एडी बीडी टुकड़े आ रहे हैं त्रिभुज की भुजा के। तो जब भी आपको पूरी भुजा की आवश्यकता पड़े सिद्ध करने में, तब आपको क्या करना है, समीकरण के दोनों पक्षों में एक जोड़ना है। आधारभूत प्रमेय लगाने के बाद में जो समीकरण बचता है उसके दोनों पक्षों में क्या करना है, एक जोड़ना है। सेकंड बात देखिएगा, यहाँ क्या बच रहा है, एडी। एडी कहाँ है, एडी अंश में अपने पास। तो जब कोई भी भुजा का टुकड़ा या जब कोई भी राशि अंश में है और आपने दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया, तो अंश वाली ये एडी बीडी में जुड़कर क्या हो जाएगी, एक पूरी भुजा देगी, यानी यहां से एडी विलुप्त हो जाएगी। वो एबी के निर्माण में सहयोग कर देगी। बचेगी कौन सी, हर वाली बीडी। तो तब जब आपको जो भुजा का टुकड़ा चाहिए, जैसे अपन के यहाँ एडी लिखा हुआ, अगर यहाँ बीडी का स्क्वायर लिखा हुआ होता तो बीडी अपने पास हर में थी, अपन को समीकरण उल्टा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मगर यहाँ अपन को एडी चाहिए और एडी कहाँ है, अंश में, और अगर आपने दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया, सरल कर लिया, तो ये एडी विलुप्त हो जाएगी अपने समीकरण से। तो आपको जो भुजा बचानी है, भुजा का जो टुकड़ा बचाना है, वो कहाँ रहना चाहिए, वो रहना चाहिए हर में। जो टुकड़ा भुजा का हर में रहेगा वही बचेगा, बाकी जुड़ जाएंगे। तो सब अपन को एडी बचाना है, तो एडी को कहाँ लेके आएंगे, हर में। और हर में कैसे आएगा, जब आप इस समीकरण को उल्टा कर देंगे। तो समीकरण को उल्टा करने पर समी को उल्टा करके एक जोड़ने पर, समीकरण को उल्टा करके एक जोड़ने पर, उल्टा करने से तो एडी और एएफ बच जाएगी और एक जोड़ने से एबी जैसी पूरी भुजा प्राप्त होगी। तो उल्टा करके लिख दिया बीडी बटा एडी बराबर एफ डी बटा एएफ। अब क्या किया, और एक भी जोड़ा, तो एक जोड़ दो दोनों पक्षों में, सरल कर लो, एडी प्लस बीडी, एडी प्लस बीडी बटे में क्या आ जाएगा, एडी, या इसके बटे में एक मान के ऐसे क्रॉस गुणा भी कर सकते हो। यहां सरल करो, ए एफ प्लस एफ डी बटा ए एफ। एडी में बीडी जोड़ो, ये रही एडी ये रही बीडी, जोड़ दिया तो क्या आ जाएगी, ए बी भुजा, और बटे में क्या है, एडी। सेकंड में देखो ए एफ एफ डी, ए एफ एफ डी, तो कौन सी भुजा आ जाएगी, ए एफ और एफ डी जुड़कर, ए एफ और एफ डी जुड़कर कौन सी आ जाएगी, ए डी, और बटे में क्या है, ए एफ। देखो पक्षांतर कर दो, इसका इधर पक्षांतर करो, भाग में है कहां चला जाएगा, गुणा में, और एडी एडी से गुणा होकर क्या आ जाएगा, एडी स्क्वायर, और ए एफ गुणा होगा किससे, ए बी से, तो क्या आ जाएगा, ए बी गुणा ए एफ। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन दे रखा आपको 9वां, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एसी और बीडी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये आपको सिद्ध करना है। जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ABCD कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और आपको अभी बताया समलंब चतुर्भुज क्या होता है, वह है चतुर्भुज जिसका एक भुजा युग्म समांतर हो। तो यहाँ AB और CD समांतर है, या अपन यहाँ लिख सकते हैं AB समांतर CD। अब देखो इस क्वेश्चन में आधारभूत प्रमेय लगाएंगे, इसको समरूपता से भी सिद्ध कर सकते हैं, मगर यहाँ अपन ने आधारभूत प्रमेय पढ़ी है, इसलिए आधारभूत प्रमेय से सिद्ध करेंगे। आधारभूत प्रमेय से कैसे सिद्ध करेंगे, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर को रेखाखंड होगा तब। यहाँ कोई भी अपन त्रिभुज लें, उसमें कोई भी भुजा, आप त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखाखंड नहीं आ रहा है, तो जो आ नहीं रहा है उसका अपन क्या कर लेंगे, रचना। तो रचना क्या की आपने, रचना की, ये कोई ईओ रेखा खींच ली जो किसके समांतर है, AB के समांतर। तो ईओ समांतर AB समांतर CD का निर्माण किया। AB समांतर CD, ईओ समांतर AB समांतर CD का निर्माण किया। और ऐसा करते ही अपने पास अगर अपन को देखो कौन सी, AO भुजा, आप ये वाला त्रिभुज ले, तो इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा कैसी आ रही है, समांतर आ रही है। अगर आप BD विकर्ण के साथ ये वाला त्रिभुज ले, तो इस त्रिभुज में भी ये भुजा और ये भुजा कैसी आ रही है, समांतर आ रही है। तो अपन त्रिभुज लेते हैं, इसकी उत्पत्ति में त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में कौन कौन से भुजाएं समांतर है, AB समांतर है किसके, EO के। और कहां से, रचना से। तो कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा, अगर अपन इधर से लिखें तो DE EA, DO BO, और अगर अपन इधर से लिखें तो AE बटा ED, BO बटा DO। तो लिख दो किधर से भी, जैसे आपको सुटेबल हो। तो लिखा आपने AE बटा DE, तो इधर से क्या लिखेंगे, BO बटा DO, BO बटा DO, समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज लेते हैं, पुनः त्रिभुज कौन सा वाला लेते हैं, ACD। ACD में कौन कौन सी भुजाएं समांतर है, EO समांतर है किसके, CD के। तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे, वही आधारभूत प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय का ही उपनाम है थेल्स प्रमेय। तो लगाइएगा थेल्स प्रमेय में, देखो ये भुजा और ये भुजा कैसी है, समांतर है। तो शेष दो भुजाएं कौन कौन सी बच गई इस त्रिभुज की, ये वाली और ये वाली। तो इसका टुकड़ा और इसके टुकड़े आपस में कैसे होंगे, समान अनुपात में होंगे। तो कौन कौन से आया, AE बटा ED या DE कुछ भी, बराबर AO बटा CO, AO बटा CO, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की 2 की तुलना करो, AE बटा D, AE बटा D दोनों में आ रहे, समान भाग है, इनको छोड़ देंगे, असमान भाग है उनको लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ समी 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करो तो क्या आया, BO बटा DO, AO बटा CO, BO बटा DO बराबर AO बटा CO। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए AO बट्टा BO और CO बट्टा DO, यानी BO कहाँ होना चाहिए, हर में। तो इसको देखो गुणा में है, अंश में है, पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, हर में दूसरे पक्ष में। तो इस BO को यहाँ पे दो और CO का पक्षांतर कर दो, भाग में कहाँ जाएगा, गुणा में। तो किया पक्षांतरण, इसको इधर और इसको इधर पक्षांतरित करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, CO बट्टा DO बराबर AO बट्टा BO। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था।
तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है अपना, यदि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि बी डी बराबर सीई हो, तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। डी और ई, ए बी और ए सी एक त्रिभुज, क्या एक त्रिभुज है एबीसी। त्रिभुज एबीसी में आपको क्या दिया हुआ है, डी और ई दो बिंदु है, ए बी पर तो है डी और ए सी पर है ई। ये दो बिंदु दिए हुए हैं और दोनों पर नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है अपना, एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी भुजा पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि बी डी बराबर सी। क्या दे रखा है आपको, बी डी बराबर सी तथा डीई समांतर है किसके, बीसी के। डीई समांतर किसके है, बीसी के समांतर है, तो डीई समांतर बीसी है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी कोई दो भुजा बराबर है, तो एबी को और एसी को बराबर सिद्ध करना होगा। तो अब देखिएगा इसकी उत्पत्ति में देखो, ये भुजा और ये भुजा कैसी दे रखी है, समांतर दे रखी है। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर क्या है, बीसी, तो कौन से प्रमेय लगा देंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या आ जाएगा, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी या सीई। अब देखो आपको ए बी ए सी दो पूरी भुजाएं हैं, आपको बताया पूरी भुजा कब आ सकती है सिद्ध करने में, जब आपके पास जो भुजाओं का अनुपात है उसमें एक जोड़ोगे तब। और आपको देखो पूरी भुजा ही सिद्ध करनी है, आपको इस भुजा का कोई टुकड़ा बचाना नहीं है, इसीलिए वो बच्चे नहीं, इसीलिए आपको बी डी बराबर सी दे रखा था ताकि वो सरल हो जाए, कट जाए। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, समी के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में एक जोड़ो, क्या आ जाएगा, एडी बटा बी डी प्लस एक बराबर ए बटा ईसी प्लस एक। सरल करो क्या आ जाएगा, एडी बी डी को एक से गुणा करो तो क्या आ जाएगा, बी डी, दोनों के बट्टे में क्या आ जाएगा, बी डी बराबर, यहां से क्या आया, ए प्लस ईसी बटा ईसी। एडी में बीडी जोड़ो, एडी में बीडी जोड़ो तो कौन सी भुजा आई, ए बी, तो लिख दिया ए बी बटा बीडी बराबर ए में ईसी जोड़ो, ए में ईसी जोड़ दो तो कौन सी आ गई, एसी, और बट्टे में क्या है, ईसी। जबकि आपको ये दे रखा है बीडी है उतनी की उतनी, कौन है, सीई या ईसी है, तो बीडी की जगह चाहे सीई लिख दो चाहे सीई की जगह बीडी लिख दो, क्योंकि अपन को दे रखा है बीडी बराबर सीई। बीडी और सीई दोनों कैसी है, बराबर है, तो बीडी से सीई कैंसिल, क्योंकि दोनों बराबर है। तो क्या बच गया आपके पास, ए बी बराबर ए सी। इतनी सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था। आज का टॉपिक अपना ये खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपनी अगली प्रश्नावली। अगली प्रश्नावली पे प्रमेय करेंगे और उसके क्वेश्चन भी समझेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।